हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप सब? होप करती हूँ आप सब ठीक होगे। मैं अपने अपने घरों में मैं भी ठीक हूँ। और बहुत दिनों के बाद ब्लॉग बना रही हूँ। तो ब्लॉग बनाने का रीज़न आज यही है कि बहुत दिनों बाद ब्लॉगिंग स्टार्ट करी है। और आप सबको बताना चाह रही थी कि चैनल मोनेटाइज हो गया है। फाइनली मोनेटाइज हो गया। बहुत दिनों और बहुत मेहनत, आप सबकी मेहनत की वजह से और मेरे एफ़र्ट्स की वजह से आज चैनल मोनेटाइज हो गया। तो ये खुशखबरी मैं आप सबको देना चाह रही थी। तो चैनल मोनेटाइज हो गया है, तो आप वीडियोस को और देखिए और ज़्यादा प्यार करिए, ताकि हम अपना ये जो सफ़र है वो डेली रूटीन में बढ़ाते रहें। बीच में मैंने स्किप कर दिया था, बनाना छोड़ दिया था, क्योंकि एक तो मैं गिर गई थी। बस बहुत ज़्यादा लगी थी हाथ में, जिसकी वजह से मैं ब्लॉगिंग नहीं कर पा रही थी। फ़ोन मैं उठा नहीं सकती थी, मतलब हैंड में ज़्यादा स्क्रैचेस वगैरह आ गए थे। तो उसी वजह से मैं ब्लॉगिंग भी नहीं कर पा रही थी। अभी ठीक हूँ, परफेक्ट हूँ। और बस आज से दोबारा से डेली रूटीन में ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रही हूँ। तो चलो आप बने रहिए, मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी देर में। रिकॉर्डिंग की क्लिप्स डाली हैं, जिसमें कि मेरे को क्या कहते हैं कि डॉलर का साइन मिल गया है। मेरी जो वीडियोस हैं वो सारी मोनेटाइज हो गई हैं, जिस पे कॉपीराइट क्लेम आया है उस पर वो उसमें अर्निंग नहीं दिखा रहा है। तो मैं जो भी यूट्यूबर्स हैं, जो भी न्यू क्रिएटर्स हैं जो कि कर रहे हैं, जब भी आपका जहाँ पर भी कॉपीराइट आ जाए तो वहाँ पर आपको डिलीट कर दें, या फिर उस पर आपको परचेज अर्निंग नहीं हो पाएगी उस वीडियोस पे। मेरी कुछ वीडियोस में मैंने सॉन्ग्स ऐड करे हैं, जिसकी वजह से वो मुझे अर्निंग पार्ट नहीं दिखा रहा है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट सी इंफॉर्मेशन थी जो कि मैं आप सबको देना चाह रही थी। तो होपफुली ये सब आपके काम आएंगे। हेलो गाइस, जैसा कि मैंने आप सबको दिखाया ही है कि मेरी वीडियोस पे कॉपीराइट क्लेम आया है, जिस पे कॉपीराइट आया हुआ है और उस पे मेरी वीडियोस पे जो है डॉलर का साइन के ऊपर क्रॉस बन के आया हुआ है। तो आप भी ये चीज़ों को ध्यान रखिएगा, जहाँ पर भी कॉपीराइट आ रहा है उसे आप अपनी वीडियोस में मत लीजिए, या फिर उसे डिलीट कर दीजिए। या फिर अगर आप वो कंटेंट दिखाना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपको उसकी अर्निंग ना मिले, जैसा कि मैं कर रही हूँ, कि मुझे इम्पॉर्टेंट नहीं है कि मैं को उन वीडियोस पे अर्निंग नहीं होगी, बट आई वांट टू शो एवरीवन कि वो वीडियोस देखें। मेरे लिए वो इम्पॉर्टेंट्स हैं वो सब वीडियोस, इसीलिए मैं वो सब आपको दिखाना चाह रही हूँ। तो आज बस जैसा कि मैंने आपको बताया मोनेटाइज हो गया है, तो उसी के लिए आज मैं एक प्रेमचंद की श्रेष्ठ कहानियाँ बच्चों के लिए लेके आई हूँ, जो कि हमने 10th क्लास में हमने पढ़ी हैं। तो मैं एक कहानी आपके सामने आज पढ़ने वाली हूँ। तो वो पढ़ के, और मैंने अभी मेरा बर्थडे गया था तो मैंने अपने लिए ये 2 डायमंड रिंग्स बाय करे थी। तो आप देख सकते हो कि मैंने ये अभी फ़िलहाल कुछ दिनों से मैंने ब्लॉगिंग नहीं करी, तो मैं इसका ब्लॉग दिखा नहीं पाई हूँ आपको। तो ये मैंने 2 बाय करी। आप भी बताइएगा कि आपको ये डिज़ाइंस कैसे लगे। और नेल पेंट नहीं लगा पाई बहुत दिनों से, तो ये भी चेंज करके ज़रूर जल्दी से मैं आपको दिखाने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रेमचंद की श्रेष्ठ कहानियाँ। सबसे पहले हमारे पास कहानी क्या है, अनाथ लड़की। और ये सब मैं आपको इसलिए, जिनको हिंदी नहीं समझ में आती है वो शायद इसको रीड करेंगे। आपको अगर हिंदी इम्प्रूव करनी है अपनी, तो आप ये सारी कहानियाँ पढ़ सकते हैं। हिंदी बुक्स अगर जितना पढ़ेंगे उतना आपको ज़्यादा समझ में आएगी। तो इसीलिए मैं आज ये लेके आई हूँ आप सबके लिए, अनाथ लड़की। पहली स्टोरी हमारे पास क्या है, हमारे पास 37 कहानियाँ हैं, जो कि फ़र्स्ट कहानी हम पढ़ने वाले हैं आज, जो कि हम स्टार्ट करने वाले हैं, जो है कि अनाथ लड़की। अनाथ लड़की के बारे में ये बताया गया है। सेठ पुरुषोत्तम दास पुणे की सरस्वती पाठशाला का मुआयना करने के बाद बाहर निकले तो एक लड़की ने दौड़कर उनका दामन पकड़ लिया। सेठ जी रुक गए और मोहब्बत से उसकी तरफ देखकर पूछा, तुम्हारा क्या नाम है? लड़की ने जवाब दिया, रोहनी। सेठ जी ने उसे गोद में उठा लिया और बोले, तुम्हें कुछ इनाम मिला क्या? लड़की ने उनकी तरफ बच्चों जैसी गंभीरता से देखकर कहा, मुझे चले जाते हो, तुम चले जाते हो, मुझे रोना आता है, मुझे भी साथ लेते चलो। सेठ जी ने हंसकर कहा, मुझे बहुत दूर जाना है, तुम कैसे चलोगी?
तो रोहिणी ने प्यार से उनकी गर्दन से हाथ डाल दिए और बोली, जहाँ तुम जाओगे वहीं मैं भी चलूँगी, मैं तुम्हारी बेटी हूँ। मदरसे से के अफसर ने आगे बढ़कर कहा, इसका बाप साल भर हुआ नहीं है रहा इसका बाप साल भर हुआ नहीं रहा। माँ कपड़े सीती है, बड़ी मुश्किल से गुजारा होता है। सेठ जी के स्वभाव के करुणा बहुत थी। यह सुनकर आंखें भर आई। उस भोली प्रार्थना में वह दर्द था। वो पत्थर से दिल को पिघला सकता है। बेकसी और यमिति को इससे ज़्यादा दर्दनाक ढंग से जाहिर करना नामुमकिन था। उन्होंने सोचा, इस नन्हे से दिल में ना जाने क्या क्या अरमान होंगे और लड़कियां अपने खिलौने देख खा कर कहती होंगी, यह मेरे बाप ने दिया है। वह अपने बाप के साथ मदरसे आती होगी, उसके साथ मेलों में जाती होगी और उनकी दिलचस्पियों का जिक्र करती होगी। यह सब बातें सुनकर इस भोली लड़की को भी ख्वाहिश होती होगी कि मेरे बाप होता। माँ की मोहब्बत गहराई और आत्मिकता होती है जिसे बच्चे समझ नहीं सकते। बाप की मोहब्बत में खुशी और चाव होता है जिसे बच्चे खूब समझते हैं। इस कहानी में स्पेशली सिर्फ इतना बताया गया है कि एक लड़की थी जो कि अनाथ थी। अनाथ नहीं थी, अनाथ लड़की थी, मतलब कि उसके फादर नहीं थे, मम्मा तो थे, तो उसे हम पूरी तरीके से अनाथ नहीं कह सकते। तो वो एक स्कूल में पढ़ा करती थी। जब वो स्कूल में पढ़ती थी तो एक जो होते हैं सेठ जी, बड़े बड़े लोग होते हैं जो कि आजकल अभी भी आते हैं, पहले भी आते थे, तो वो आते थे तो बच्चों को कुछ कुछ गिफ्ट दिया करते थे। तो वो लड़की जब उनसे मिलती थी तो उसे बहुत अच्छा लगता था, लेकिन जब वो जाते थे तो उसे रोना आ जाता। तो इसीलिए एक दिन सेठ जी ने उस लड़की से पूछ लिया कि बेटा, क्या आपको कोई गिफ्ट मिला आज के नहीं? तो लड़की ने कहा कि सेठ जी, मैं तो जब भी आपसे मिलती हूँ और आप जब चले जाते हो तो मुझे बहुत रोना आ जाता है। तो उनकी ये बात सुनकर सेठ जी उनका जो दिल था ना वो बहुत पवित्र था, बहुत दयालु थे वो जो सेठ जी थे। तो वो रोने लग पड़े। और जो उसकी माँ थी वो अपना कपड़े सीलती थी और उसी से गुजारा किया करती थी। तो आगे चलते हैं कि क्या बताया है। सेठ जी ने, लास्ट लाइन में थी, मैं भूल गई थी मैं कहाँ पर थी, सॉरी। सेठ जी ने रोहिणी को प्यार से गले लगा लिया और बोले, अच्छा, मैं तुम्हें अपनी बेटी बनाऊंगा, लेकिन खूब जी लगाकर पढ़ना। अब छुट्टी का वक्त आ गया है, मेरे साथ आओ, तुम्हें घर पहुंचा दूं। यह कर उन्होंने रोहिणी को अपनी मोटर कार पर बिठा लिया। रोहिणी ने बड़े इत्मीनान और बड़े गर्व से अपनी सहेलियों की तरफ देखा और उसकी बड़ी बड़ी आंखें खुशी से चमक रही थी और चेहरा चांदनी रात की तरह खिला हुआ था। अब वो जो सेठ जी थे उसे घर छोड़ने के लिए, उसके घर जाने के लिए जाते हैं। तो आगे देखिए क्या कहा है प्रेमचंद जी ने। सेठ जी रोहिणी को बाजार की खूब सैर कराई और कुछ अच्छे पसंद से कुछ अपनी पसंद से बहुत सारी चीज़ें खरीदी। यहाँ तक कि रोहिणी बातें करते करते कुछ थक सी गई और खामोश हो गई। उसने इतनी चीज़ें देखी और इतनी बातें सुनी कि उनका जी भर गया। शाम होते होते रोहिणी के घर पहुँचे और मोटर कार से उतरकर रोहिणी को अब कुछ आराम मिला। दरवाज़ा बंद था। उसकी माँ किसी ग्राहक के घर कपड़े देने गई थी। रोहिणी ने तोहफा को उलटना पलटना शुरू किया। खूबसूरत रबड़ के खिलौने, चीनी की गुड़िया, जरा दबाने वाले चू चू करने लगती और रोहिणी यह प्यारा संगीत सुनकर फूली ना समाती थी। रेशमी कपड़े और रंग बिरंगे साड़ियों के कई बंडल थे, लेकिन मखमली बूटे की कुलकारियाँ ने उसे खूब लुभाया था। उसे उन चीज़ों के पाने की जितनी खुशी थी, उससे ज़्यादा उन्हें अपनी सहेलियों को दिखाने की बेचैनी थी। सुंदरी के जूते अच्छे
सही, लेकिन उनमें ऐसे फूल कहाँ हैं, ऐसी गुड़िया उसमें कभी देखी भी ना होगी। उन ख्यालों से उसके दिल में उमंग भर आई और वह अपनी मोहिनी आवाज़ में एक गीत गाने लगी। सेठ जी दरवाजे पर खड़े इस पवित्र दृश्य का आर्थिक आनंद उठा रहे थे। इतने में रोनी की माँ रुकवंती कपड़ों की पोटली लिए आती दिखाई दी। रोनी ने खुशी से पागल होकर एक छलांग भरी और उसके पैरों से लिपट गई। रुक्मणी का चेहरा पीला था, आंखों में हसरत और बेकसी छिपी हुई थी। गुप्त चिंता का संजीव चित्र मालूम होती थी, जिसके लिए जिंदगी में कोई सहारा नहीं। अब क्या हुआ, जब सेठ जी उसे घर छोड़ने के लिए गए, उन्होंने मार्केट से उन्हें बहुत सारी चीज़ें लेके दी, अच्छी अच्छी चीज़ें, खिलौने, कपड़े, ये सब चीज़ें लेके दी। जब वो घर पहुंची वापस, तो उसकी माँ कहीं गई हुई थी, किसी कस्टमर का देने के लिए, सामान का सूट वगैरह देने के लिए गई हुई थी। और सुरोहनी ने क्या किया, वो वहाँ पर अपने बाहर खड़े होकर खेलना स्टार्ट कर दिया उन खिलौनों से। तो जैसे ही उसकी माँ आई वापस, मगर रोहिणी को जब उसने गोद में उठा लिया, प्यार से चूमा, तो जरा देर के लिए उसकी आंखों में उम्मीद और ज़िंदगी की झलक दिखाई दी। मुरझाया हुआ फूल खिल गया। बोली, आज तू इतनी देर तक कहाँ रही? मैं तुझे ढूंढने पाठशाला गई थी। रोनी ने कर कहा, मैं मोटर कार पर बैठकर बाजार गई थी, वहाँ से बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें लाई हूँ। वह देखो कौन खड़ा है। माँ ने सेठ जी की तरफ ताका और लजा कर सिर झुका लिया। बरबादे में पहुँचते ही रोनी माँ गोद से उतरकर सेठ जी के पास गई और अपनी माँ को यकीन दिलाने के लिए भोलेपन से बोली, क्या तुम मेरे बाप हो ना? सेठ जी ने उसे प्यार करके कहा, हाँ, तुम मेरी प्यारी बेटी हो। रोनी ने उसके मुंह की तरफ आचना भरी आंखों से देखकर कहा, अब तुम रोज यहीं रहा करोगे? तो सेठ जी ने उसे बाल सुलझा कर जवाब दिया, मैं यहाँ रहूँगा तो काम कौन करेगा? मैं कभी कभी तुम्हारे देखने आया करूँगा, लेकिन वहाँ से तुम्हारे लिए अच्छी अच्छी चीज़ें भेजूँगा। रोनी कुछ उदासी हो गई। इतने में उसकी माँ ने मकान का दरवाज़ा खोला और बड़ी फुर्ती से मैले बिछावन और फटे हुए कपड़े समेटकर कोने में डाले दिए कि कहीं सेठ जी की निगाह उन पर न पड़ जाए। ये स्वाभिमान स्त्री खास अपनी अपनी चीज़ है। रुक्मणी अब सोच में पड़ गई कि मैं इसकी क्या खातिर तवज्जो करूं। उसने सेठ जी का नाम सुना था, उसका पति हमेशा उनकी बढ़ाई किया करता था। वह उनकी दया और उदारता की चर्चाएं अनेकों बार सुन चुकी थी। वह उन्हें अपने मन का देवता समझा करती थी। उसे क्या उम्मीद थी कि वह कभी उसका घर भी उनके कदमों से रोशन होगा। लेकिन आज जब शुभ दिन संयोग से आया, तो वह काबिल भी नहीं कि उन्हें बैठने के लिए एक मूड़ा दे सके। घर में पान और इलायची में भी वह अपने आंसुओं को किसी तरह रोक सकी। अब अंधेरा हो गया और पास के ठाकुरदार ने घड़ों और नगाड़ों की आवाज़ें आने लगी। तो उन्होंने ज़रा ऊंची आवाज़ में कहा, बाई जी, अब मैं जाता हूँ, मुझे अपनी यहाँ बहुत काम करना है। मेरी रोनी को कोई तकलीफ़ ना हो। मेरे जब मौका मिलेगा उसे देखने आऊँगा। उसने पालने पोसने का काम मेरा है और मैं उसे बहुत खुशी से पूरा करूँगा। उसके लिए अब तुम कोई फ़िक्र मत करो। मेरी उसका वजीफ़ा बांध दिया और यह उसकी पहली किस्त है। यह कहकर उन्होंने अपना खूबसूरत बटुआ निकाला और रुक्मणी के सामने रख दिया। गरीब औरत की आंखों में आंसू जारी थे। उसने जी बरस कर चाहता था कि उनके पैरों को पकड़कर खूब रोए। आज बहुत दिनों के बाद एक सच्चे ईमानदारी की आवाज़ उसके कान में आई थी। जब सेठ जी चले तो उसने दोनों हाथों से प्रणाम किया। उसके हृदय की गहराइयाँ से प्रार्थना निकली, आपने एक बेबस पर दया की है, ईश्वर आपको इसका बदला दे।
दूसरे दिन रोहिणी पाठशाला गई तो उसने बाकी सैज धज आँखों में खूबी जाती थी। उस तानियों ने उसे बारी बारी प्यार किया और उसकी सहेलियाँ उनकी एक एक चीज़ को आश्चर्य से देखती और लचाती थी। अच्छे कपड़ों से कुछ स्वाभिमान का अनुभव होता है। आज रोहिणी वह गरीब लड़की ना रही जो दूसरों की तरफ विश्व नेत्रों से देखा करती थी। आज उसकी एक एक क्रिया में शैवोचित गर्व से और संचला टपकती थी। उसकी जबान एकदम के लिए भी ना रुकती थी। कभी मोटर की तेजी का जिक्र था, कभी बाजार की दिलचस्पियों का बयान, कभी अपनी घुड़ियों के कुशल मंगल की चर्चा थी और कभी अपने बाप की मोहब्बत की दास्तां। दिल था कि उमंगों से भरा हुआ था। 1 महीने बाद पुरुषोत्तम दास ने रोहिणी के लिए तोहफे और रुपए रवाना किए। विधवा को उनका कृपा से जीवित का चिंतन छुट्टी मिली। अब भी रोहिणी के साथ पाठशाला आती और दोनों माँ बेटी एक ही दर्जे में साथ साथ पढ़ती, लेकिन रोहिणी का नंबर हमेशा माँ से अव्वल रहा। सेठ जी जब पूना की तरफ से निकलते तो रोहिणी को देखने जरूर आते और उनका आगमन उनकी प्रसन्नता और मनोरंजन के लिए महीनों का सामान इकट्ठा कर देता। इसी तरह कई साल गुजर गए और रोहिणी ने जवानी के सुनहरे हरे भरे मैदान में पैर रखा। जब बचपन की भोली भाली अदाओं में खास मतलब और इरादों का दखल हो जाता है, रोहिणी अब आंतरिक और बाह्य सौंदर्य में अपनी पाठशाला की नाक थी। हाव भाव में आकर्षण, गंभीरता, बातों में गीत का सा खिंचाव और गीत का सा आत्मिक रस था। कपड़ों में रंगीन सादगी, आँखों से लाज संकोच, विचारों में पवित्रता जवानी थी, मगर घमंड और बनावट और चंचलता से मुक्त। उसमें एक एकाग्रता थी जो ऊंचे इरादों से पैदा होती है। स्त्रियोचित उत्कर्ष की मंजिलें वह धीरे धीरे तय करती चली जाती थी। सेठ जी के बड़े बड़े नरोत्तम दास कई साल तक अमेरिका और जर्मनी की यूनिवर्सिटियों की खाक छानने के बाद इंजीनियरिंग विभाग में कमाल हासिल करके वापस आए थे। अमेरिका के सबसे प्रतिष्ठित कॉलेज में उन्होंने समाप्त का पद प्राप्त किया था। अमेरिका के अखबार एक हिंदुस्तानी नौजवान की शानदार कामयाबी पर चकित थे। उन्हीं का स्वागत करने के लिए बम्बई में एक बड़ा जलसा किया गया था। इस उत्सव में शरीक होने के लिए लोग दूर दूर से आए थे। सरस्वती पाठशाला को भी निमंत्रण मिला और रोहिणी को सेठ जी ने विशेष रूप से आमंत्रण किया। पाठशाला में हफ्तों तैयारियां हुई। रोहिणी को एकदम के लिए भी चैन न था। वह पहला मौका था कि उसने अपने लिए बहुत अच्छे अच्छे कपड़े बनवाए। रंगों के चुनाव में वह बिंदास थी। काट छाट में वह फबन जिससे उसकी सुंदरता चमक उठी। सेठ जी कौशल्या देवी उसे लेने के लिए रेलवे स्टेशन पर मौजूद थी। रोहिणी गाड़ी से उतरते ही उनके पैरों की तरफ झुकी, लेकिन उन्होंने उसे छाती से लगा लिया। इस तरह प्यार किया जैसे कि वह उन्हीं की बेटी है। वह उसे बार बार देखती थी और आंखों से गर्व और प्रेम टपकता पड़ता था। इस जलसे के लिए ठीक समुंदर के किनारे एक हरे भरे सुनहरे मैदान में एक लंबा चौड़ा शामियाना लगाया गया था। एक तरफ आदमियों का समुंदर उमड़ा हुआ था, दूसरी तरफ समुंदर की लहरें उछल रही थी। गोया वह भी इसी खुशी में शरीक थी। वह उपस्थित लोगों ने रोहिणी के बाई के आने की खबर सुनी तो हजारों आदमी उसे देखने के लिए खड़े हो गए। यही तो वह लड़की है जिसे आपकी संस्कृति की
परीक्षा पास की है, जरा उसके दर्शन करने चाहिए। हम भी इस देश की स्त्रियों में से ऐसी रत्न मौजूद हैं। भोले भोले देशों प्रेमियों में इस तरह की बात होने लगी। शहर की कई प्रसिद्ध महिलाओं ने आकर रोहिणी के गले लगाया और आपस में उसके सौंदर्य और उसके कपड़ों की चर्चा होने लगी। आखिर मिस्टर पुरुषोत्तम दास शरीफ लाए। हालांकि वह बड़ा शिष्ट और गंभीर उत्सव था, लेकिन वह वक्त दर्शन की उत्कंठा पागलपन की हद तक जा चुकी थी। एक भगदड़ सी मच गई। कुर्सियों की कतारें गड़बड़ हो गई। कोई कुर्सी पर खड़ा हुआ, कोई उसके हाथों पर। कुछ मनचले लोगों ने शामियान की रस्सियां पकड़ी और उन पर जो लटके। कई मिनट तक यही तूफान मचा रहा। कहीं कुर्सियां टूटी, कहीं कुर्सियां उल्टी, कोई किसी के ऊपर गिरा, कोई नीचे। ज़्यादा तेज लोगों ने घोल गप्पा होने लगा। तब बीन की सुहानी आवाज़ें आने लगी। रोनी ने अपनी मंडलियों के साथ देश प्रेम में डूबा हुआ गीत शुरू किया। सारे उपस्थित लोग बिल्कुल शांत थे। उस समय वह सुरीला राग, उसकी कोमलता और स्वस्थता, उसका प्रभावशाली मधुरता, उसकी इतिहास भरी वाणी दिलों पर वह नशा सा पैदा कर रही थी, जिसे प्रेम की लहरें उठती हैं, जो दिल से बुराइयों को मिटाता है और जिससे ज़िंदगी की हमेशा याद रहने वाली यादगारें पैदा हो जाती हैं। गीत बंद होने पर तारीफ की आवाज़ न आई। वही ताने कानों में अब तक गूंज रही थी। गाने के बाद विभिन्न संस्थाओं की तरफ से अभिनंदन पेश हुए और तब नरोत्तम दास लोगों को धन्यवाद देने के लिए खड़े हुए, लेकिन उनके भाषण से लोगों को थोड़ी निराशा हुई। यूं दोस्तों की मंडली में उनकी विकृतता के आवेग और प्रभाव की कोई सीमा न थी, लेकिन सार्वजनिक सभा के सामने खड़े होते ही शब्द और विचार दोनों ही उनसे बेवफाई करते जाते थे। उन्होंने बड़ी मुश्किल से धन्यवाद के कुछ शब्द कहे और तब अपनी योग्यता की लज्जित स्वीकृति के साथ अपनी जगह पर आ बैठे। कितने ही लोग उनकी योग्यता और ज्ञानियों की तरह सिर हिलाने लगे। अब जलसा खत्म होने का वक्त आया। वह रेशमी हार जो सरस्वती पाठशाला की ओर से भेजा गया था, मेज पर रखा हुआ था। उसे हीरो के गले में कौन डाले? प्रेसिडेंट ने महिलाओं की पंक्ति की ओर नज़र दौड़ाई। चुनने वाली आंखें रोहिणी पर पड़ी और ठहर गई। उसकी छाती थकने लगी, लेकिन उत्सव के संपत्ति के आदेश का पालन आवश्यक था। वह सिर झुकाए हुए मेज के पास आई, कपित हुए हाथों से हार उठा लिया। एक क्षण के लिए दोनों की आंखें मिली और रोहिणी ने नरोत्तम दास के गले में हार डाल दिया। दूसरे दिन सरस्वती पाठशाला के मेहमान विदा हुए, लेकिन कौशल्या देवी ने रोहिणी को ना जाने दिया। बोली, तुम्हें देखने से जी नहीं भरा। तुम यहीं एक हफ्ता रहना होगा। आखिर मैं भी तुम्हारी माँ हूँ। एक माँ से इतना प्यार और दूसरी माँ से इतना अलगाव। रोहिणी कुछ जवाब ना दे सकी। यह सारा हफ्ता कौशल्या देवी ने उसकी विदाई की तैयारियों में खर्च किया। 7वें दिन उसे विदा करने के लिए स्टेशन तक आई। चलते वक्त उससे गले मिली और बहुत कोशिश करने पर भी आंसुओं को न रोक सकी। नरोत्तम दास भी आए थे। उनका चेहरा उदास था। कौशल्या ने उनकी तरफ सहानुभूतिपूर्वक आंखों से देखकर कहा, मुझे यह तो ख्याल ही ना रहा। रोहिणी क्या यहाँ से पूना तक अकेली जाएगी? क्या हर्ज है? तुम ही चले जाओ, शाम की गाड़ी से लौट आना।
नरोत्तम के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई, जो इन सब शब्दों में ना छिप सकी। अच्छा, मैं चला जाऊंगा। वह इस फिक्र में थे कि दिखे विदाई में बातचीत का मौका भी नहीं मिला या नहीं। अब वह खूब जी भरकर अपना दर्दे दिल सुनाए और मुमकिन हुआ तो उन्हें तो उस लाज संकोच को जो उदासीनता से पर्दे में छुपी हुई है मिटा देंगे। रुक्मणी को अब रोहिणी की शादी की फिक्र हुई। पड़ोस की औरतों में इसकी चर्चा होने लगी। लड़की इतनी सियानी हो गई है, अब क्या बुढ़ापे में 12 ब्याह होगा। कई जगह से बात आई। उन्होंने कुछ बड़े प्रसिद्ध घराने थे, लेकिन जब रुक्मणी उन पैगामों को सेठ जी के पास भेजती तो वह ये जवाब देते कि मैं खुद फिक्र में हूँ। रुक्मणी को उनकी यह टाल मटोल बुरी मालूम होती थी। रोहिणी की बम्बई से लौट महीना भर चुका था। वह कि एक दिन वह पाठशाला से लौटी तो उसे अपनी अम्मा की चारपाई पर एक खत पड़ा मिला। रोहिणी पढ़ने लगी। लिखा था, बहन, जब से तुमने मुझे लड़की को बम्बई देखा है, मैं उस पर रिझाया हूँ। अब उसके बगैर मुझे चैन नहीं है। क्या मेरा ऐसा भाग्य होगा कि वह मेरी बहू बन सके। मैं गरीब हूँ, लेकिन मैंने सेठ जी को राजी कर लिया है। तुम यह विनती कबूल करो, मैं तुम्हारी लड़की को चाहे फूलों की सेज पर सुला सकूं, लेकिन इस घर का एक एक आदमी उसे आंखों की पुतलियों बनाकर रखेगा। अब रहा लड़की, माँ के मुंह से लड़के का बयान कुछ अच्छा मालूम ना होता, लेकिन यह कह सकती हूँ कि परमात्मा ने यह जोड़ी अपने हाथों बनाई है। सूरत में, स्वभाव में, विद्या में, हर दृष्टि से वह रोहिणी की योग्य है। तुम जैसे चाहे अपना इम्यान कर सकती हो। जवाब जल्द देना। और ज़्यादा क्या लिखूं। नीचे थोड़े से शब्दों में सेठ जी ने अपना पैगाम की सिफारिश की थी। रोहिणी गालों पर हाथ रखकर सोचने लगी। नरोत्तम दास की तस्वीर उनकी आंखों से सामने आ खड़ी हुई। उनकी वह प्रेम की बातें जिनका सिलसिला बम्बई से पुणे तक नहीं टूटा, कानों में गूंजने लगी। उसके एक ठंडी सांस ली, उदास होकर चारपाई पर लेट गई। सरस्वती पाठशाला में एक बार फिर सजावट और सफाई के दृश्य दे रहे हैं। आज रोहिणी की शादी शुभ दिन है। शाम का वक्त, बसंत का सुहाना मौसम, पाठशाला के दरों दीवार मुस्करा रहे हैं और हरा भरा बगीचा फूलाब नहीं समाता। चंद्रमा अपनी बारात लेकर पूर्व की तरफ से निकला। उसी वक्त मंगल चरण का सुहाना राग, उसी रूप वाली चांदनी और हल्के हल्के हवा के झोंके से लहरें मारने लगा। दूल्हा आया। उसे देखते ही लोग हैरत में आ गए। यह नरोत्तम दास थे। दूल्हा मंडप से नीचे गया। रोहिणी की माँ अपने को रोक न सकी। वह उसी वक्त जाकर सेठ जी के पैरों पर गिर पड़ी। रोहिणी की आंखों से प्रेम और आनंद के आंसू बहने लगे। मंडप से नीचे हवन कुंड बना हुआ था। हवन शुरू हुआ। खुशबू की लपटें हवा में उठी और सारा मैदान महक गया। लोगों के दिलो दिमाग में ताजगी और उम्मीद पैदा हुई। फिर संस्कार की बारी आई। दूल्हा और दुल्हन के आपस में हमदर्दी, जिम्मेदारी और वफादारी के पवित्र शब्द अपनी जुबानों से कहे। विवाह की वह मुबारक जंजीर गले में पड़ी, जिसमें वजन है, शक्ति है, पाबंदियां हैं, लेकिन वजन के साथ सुख और पाबंदियों के साथ विश्वास है। दोनों दिलों में उस वक्त एक नई बयान आध्यात्मिक शक्ति की अनुभूति हो रही थी। जब शादी की रस्में खत्म हो गई तो शाम को नाच गाने की मंजिल का दौर आया। मोहक गीत गूंजने लगे। सेठ जी थककर चूर हो गए। जरा हम लेने के लिए बगीचे में जाकर एक बेंच पर बैठ गए। ठंडी हवा आ रही थी। वह एक नशा सा पैदा करने वाली शांति चारों तरफ छाई हुई थी।
उसी वक्त रोहिणी उसके पास आई और उसके पैरों पे लिपट गई। सेठ जी ने उसे उठाकर गले से लगा लिया और हंसकर बोले, क्या अब तुम मेरी बेटी अपनी बेटी हो गई? तो आप सब ने मेरे साथ प्रेमचंद की कहानी का पहली कहानी पढ़ी है आज। तो आजकल का जो मेरा रूटीन है वो ये ऐसा हो गया है कि मैं सुबह मॉर्निंग में उठती हूँ और जैसे कि आपको पता है कि सफाइयाँ करनी होती हैं, घर के काम करने होते हैं, वो सब करने के बाद मैं आजकल प्रेमचंद की कहानियाँ हमने पहले भी पढ़ी हैं, 10th में पढ़ी हैं, तो आजकल मैं अपनी इंग्लिश और हिंदी दोनों को और भी ज़्यादा इम्प्रूव करने जा रही हूँ, क्योंकि आप सबको पता है टीचर के लिए एक हिंदी भी ज़रूरी होती है, इंग्लिश भी ज़रूरी होती है। और अब मेरा सफ़र और आगे बढ़ रहा है। जैसे कि आप सबको पता है कि मैंने एडमिशन करवाया था एमटेक के लिए, तो उसकी क्लासेस बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाली हैं, जिसके लिए मैं अभी बठिंडा भी गई थी कल। जो मेरी कल वाली वीडियोस मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाली थी, वो मेरी वहीं का ट्रैवल था। कल का ट्रैवल जो था वो बठिंडा का ट्रैवल था। तो कल मैंने वही किया है। तो आज का जो सफ़र स्टार्ट हुआ है वो कुछ इसी तरह स्टार्ट हुआ है। सुबह मॉर्निंग में मैंने उठ के शावर लिया और आपके सब गुड मॉर्निंग विश करी, और अभी मेरे को बस मैंने अपनी प्रेमचंद की कहानी का एक सेशन कंप्लीट करा है। उसके बाद मैं अब घर का काम करने वाली हूँ, जो कि अभी लंच के बाद का पेंडिंग है। जैसे कि सुबह के मॉर्निंग के बर्तन रखे हुए हैं अभी करने वाले, तो मैं वो करूँगी। और उसके बाद जैसा कि आपको पता है मेरा इवनिंग में सेशन क्या रहता है, इवनिंग में मैं वॉक करती हूँ और मुझे उसे रूटीन को दोबारा से वापस लेके आना है। अभी मेरी तबीयत ठीक हो गई है पहले से। पहले चोटें लगने की वजह से मेरा रूटीन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया था, तो अभी वो सब चीज़ें ठीक हो गई हैं। तो अब हम डेली रूटीन में व्लॉगिंग भी करूँगी और साथ में मैं पढ़ भी रही हूँ। तो आप सबको भी मैं उस चीज़ों के बारे में, जो स्टूडेंट्स मेरे ब्लॉगिंग से सीखना चाहें तो बिल्कुल वो लोग भी आ सकते हैं ऑडियंस बन के, तो वो भी सीख सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बोला ही है कि जो जो चीज़ें मैं सीख रही हूँ वो चीज़ें मैं साथ साथ आपको भी सिखाना चाह रही हूँ। जो चीज़ें मैं अपनी लाइफ में डेली रूटीन में करती हूँ वो सब चीज़ें मैं आपको दिखा रही हूँ। तो जैसा कि आपको पता है कि मैंने कुछ दिनों पहले एक पारस के नुस्खे से क्रीम मंगवाई थी, जिसका इफ़ेक्ट काफ़ी अच्छा आया है ना। तो मैंने उसको बोला था आप लोगों को कि मैं आपको उसका रिव्यू दूंगी। तो अभी मेरे वीडियोस को, पुराने वाली वीडियोस को देखना और आज की वीडियोस में आपको डिफरेंस लगेगा मेरे फेस पे। इसीलिए मैंने उसके एक सेम प्रोडक्ट मंगवाया और एक और नया प्रोडक्ट बनवाया है। जैसे ही वो आ जाता है तो मैं आप लोगों के साथ वो ज़रूर शेयर करूँगी। तो अभी के लिए मैं आप सबको बाय करूँगी, और जो बाद का सेशन है वो मैं आपको थोड़ी देर में आके मिलती हूँ।